हेलो दोस्तों, realsathi.com में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं राजभाषा हिंदी से संबंधित राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976, जो कि हमारा दूसरा और तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक संवैधानिक प्रावधान से संबंधित प्रश्न का वीडियो हो चुका है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक वहाँ मिल जाएगा। तो चलते हैं आज के हम पहले टॉपिक पे। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 से संबंधित प्रश्न करेंगे। यथा संशोधित इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1963 को संशोधित कर पुनः 1967 में संशोधित किया गया था, इसलिए इसे यथा संशोधित भी कहा जाता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? उत्तर है 10 मई 1963 को। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकेगा? राजभाषा अधिनियम को राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 कहा जा सकेगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुआ? उत्तर है 26 जनवरी 1965 से। राजभाषा अधिनियम की 3(3) धारा कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1965 से। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम की धारा 2 ख के अनुसार हिंदी से आशय क्या है? उत्तर है हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है। जिसकी लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो 1963 जो कि 1967 में संशोधित हुआ, इसलिए इसे यथा संशोधित भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 के धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है? तो उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा रूप में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा रूप में जारी करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था? तो धारा 4(1) के अनुसार गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया गया? उत्तर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये धारा 6 और धारा 7 लागू नहीं होती थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई धारा 8 के तहत। धारा 8 के तहत। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3(1) ख के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया के बीच पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? उत्तर है अंग्रेजी में। जो हिंदी को जिस भी राज्य ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, वहाँ अंग्रेजी को पत्राचार के रूप में। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 ख के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया के बीच पत्राचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? उत्तर है हिंदी का प्रयोग में लाया जाएगा तथा साथ ही उनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप से कब पारित हुआ? उत्तर है 16/12/1967 को। 16/12/1967 को राजभाषा 1963 जैसा संशोधित हुआ है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? उत्तर है 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए
राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित किया गया था। अगला है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? उत्तर है 9। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं हैं। दोस्तों, यहाँ से अगर आप सभी प्रश्न कर लेते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए हिंदी से आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने किया राजभाषा अधिनियम 1963, जो कि यथा संशोधित 1967 में हुआ था, इससे संबंधित प्रश्न। अब हम आगे देखेंगे राजभाषा नियम 1976। तो अगला हमारा टॉपिक है राजभाषा नियम 1976, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 कब संशोधित हुआ? तो उत्तर है 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ। 1976 को भी संशोधित किया गया, जो कि 1987 में संशोधित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर है 3 क, ख और ग क्षेत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं, इसलिए आप ध्यान देकर इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। तो राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? 3 क्षेत्रों में, क, ख और ग क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां राजभाषा नियम 1976 का विस्तार नहीं किया गया है। ओके, राजभाषा नियम 1976 का विस्तार किस राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है? तो उत्तर है तमिलनाडु। तो अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 क के अनुसार केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्राचार किस भाषा में किया जा सकता है? उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी में। हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषा में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 ख के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्रों का क में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या व्यक्ति को पत्र किस भाषा में किया जाएगा? उत्तर है हिंदी में। किस भाषा में? हिंदी में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12(1) के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व किसका है? उत्तर है कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का। कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखे जाने चाहिए? तो उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा रूप में। जितने भी केंद्र सरकार के ऑफिस होते हैं वहाँ रजिस्टर में जो हेड लिखा हुआ रहता है वहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में शीर्षक लिखा होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? नियम 5 के अनुसार 1976 के किस नियम के तहत हिंदी के पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? तो नियम 5 के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 7(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन किस भाषा में दे सकता है? तो उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी में। हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में दे सकता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 8(1) के अनुसार कोई भी कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा किस भाषा में लिख सकता है? टिप्पणी या मसौदा किस भाषा में लिख सकता है? उत्तर है हिंदी या अंग्रेजी में। हिंदी या अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 8(2) के अनुसार कोई भी हिंदी का कार्यसाधक कर्मचारी हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी की मांग कब कर सकता है? उत्तर है जब वह दस्तावेज विधिक तकनीकी प्रकृति का हो। जब वह दस्तावेज विधिक तकनीकी प्रकृति का हो। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 8(3) के अनुसार कोई भी दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करेगा? उत्तर है विभागीय कार्यालय का प्रधान। विभागीय कार्यालय का प्रधान करेगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार
दादर नगर हवेली और दमन द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर है ख क्षेत्र के अंतर्गत। दादर नगर हवेली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ख क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न, किस नियम में हिंदी में प्रवीणता का परिभाषा दी गई है? किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? नियम 9 में। अगला प्रश्न है, किस नियम में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है? उत्तर है नियम 10 में। कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा दी गई है नियम 10 में। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम 9 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? उत्तर है हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 10(1) के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उस कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? उत्तर है हिंदी का कार्य साधक प्राप्त कर्मचारी। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों प्रश्न एक जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ दोनों अलग है। यहाँ पे क्या है, मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से, यहाँ आप देखिए क्या है, हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण। और यहाँ क्या है, हिंदी विषय, अगर कोई भी सिर्फ हिंदी विषय लेकर के भी अगर मैट्रिक परीक्षा पास कर लिया तो उसे हिंदी का कार्य साधक प्राप्त कर्मचारी कहेंगे। और कोई जो कि हिंदी माध्यम से ही सभी विषय जो उसका हिंदी होगा तो उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी कहेंगे। और जो एक हिंदी विषय लेकर के पास किया है तो उसे हम हिंदी का कार्य साधक प्राप्त कर्मचारी कहेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम 11(3) के अनुसार नामपत्र, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण तथा लेखन सामग्री के अन्य मदे किस भाषा में मुद्रित या उत्कीर्ण होना चाहिए? उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा रूप में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा रूप में। अगला प्रश्न, राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? उत्तर है 12। राजभाषा नियम में कुल कितने नियम हैं? 12। तो दोस्तों ये हमारा आज का 2 टॉपिक से विषय हो चुके हैं और अब हमारा रह गया है राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ, राजभाषा प्रोत्साहन, हिंदी प्रशिक्षण, और फिर हम विविध प्रश्न करेंगे जिसमें सभी से मिले जुले प्रश्न होंगे जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा 3 टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।